क्या कह रहे हैं, द इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन के फैलने की वजह से और उसका इंट्रोडक्शन होने की वजह से भारतीयों के अंदर क्रिएटेड कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्शियसनेस। लोगों के अंदर नई तरीके के आइडियाज़ और कॉन्शियसनेस यानी नई चीज़ों को जानने का उन्हें मौका मिला या उसकी ग्रोथ हुई। पीपल बिकेम फैमिलियर विद मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़। लोग पारिवारिक हो गए मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ से, यानी आधुनिक तरीके के जो अंग्रेज़ों के आइडियाज़ थे, वेस्टर्न जो आइडियाज़ थे उसके लिए लोग फैमिलियर हो गए। ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और वो राष्ट्रवाद को और प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने लगे, फैमिलियर हो गए। दे आल्सो गॉट इंस्पायर्ड बाई नेशनल मूवमेंट्स। भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से प्रेरणा मिली द वर्ल्ड ओवर, जो कि पूरे संसार में चल रहे थे। सच एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसे कि फ्रांस की क्रांति और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध। इस तरीके के जो मूवमेंट हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उससे भी लोगों को बहुत सारा नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई इंस्पिरेशन मिली। अ सेक्शन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस स्टार्टेड बिलीविंग दैट इंडियंस कैन यूनाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव कॉलोनियल रूल। पढ़े लिखे भारतीयों का एक ऐसा सेक्शन था, एक ऐसा ग्रुप था जो इस बात में विश्वास करने लगा कि भारतीयों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ, जो कि बहुत ही अत्याचारी है, उसके खिलाफ यूनाइट किया जा सकता है। ऐसा कुछ एजुकेटेड इंडियंस लोगों ने सोचा। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश हेल्प्ड लीडर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इंग्लिश फैलने की वजह से नेताओं को अलग अलग इलाकों में, रीजन्स मतलब एरियाज़ में, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का यानी बातचीत करने का तरीका मिला। दे बिकेम अवेयर ऑफ ईच अदर्स फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। लोग जो हैं या जो लीडर्स हैं उन लोगों को एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं से अवेयर होने का या जानने का मौका मिला। दिस ऑल्सो एनकरेज द सेंस ऑफ वननेस एंड यूनिटी। इसकी वजह से भी वननेस यानी लोगों के अंदर एकता की भावना और एक होने की भावना का उदय हुआ या इसका प्रोत्साहन मिला। ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर प्रेस यानी देशी छापा खाना। वर्नाकुलर प्रेस देशी छापा खाना, यानी देश में प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने की बात यहाँ पर करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ग्रू विद द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। भारत में राष्ट्रवाद की जो भावना थी, जो स्पिरिट थी, ग्रू विद द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, उसका विकास वर्नाकुलर प्रेस, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको वर्नाकुलर प्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और सपोर्ट मिला। द पीरियड सॉ द पब्लिकेशन ऑफ सेवरल न्यूज़पेपर्स। इस पीरियड में बहुत सारे न्यूज़पेपर, समाचार पत्र और पीरियोडिकल्स यानी पत्रिकाएं निकाली गईं, उनका प्रकाशन किया गया। पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन करना, जैसे कि हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली केसरी, इंडियन मिरर, द स्टेट्समैन, राष्ट्रगोप्तर एंड द बॉम्बे समाचार, बोथ इन रीजनल लैंग्वेजेस एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं में भी और इंग्लिश भाषा में भी ये सारे न्यूज़पेपर्स निकाले गए। रीजनल लैंग्वेजेस यानी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर जिस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ से भी इन सारी पत्रिकाओं का, पीरियोडिकल्स का और न्यूज़पेपर्स का अलग अलग भाषाओं में प्रकाशन किया गया है। दे पब्लिश न्यूज़ एंड आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग एंटी इंडियन पॉलिसीज़। इन समाचार पत्रों में भारत के खिलाफ एंटी इंडियन यानी भारत विरोधी जो पॉलिसीज़ थी उसको लेकर के क्रिटिसाइज़ किया गया, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स निकाले गए। एंड आल्सो सजेस्टेड मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियंस, और उसमें ऐसे भी तौर तरीके बताए गए जिससे कि भारतीयों की कंडीशन को सुधारा जा सके। द पीरियड ऑल्सो सॉ द ग्रोथ ऑफ नेशनल लिटरेचर। इसी पीरियड में बहुत राष्ट्रीय साहित्य में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई यानी डेवलपमेंट हुआ। नॉवेल्स यानी उपन्यास लिखे जाते थे, प्लेज नाटक लिखे जाते थे, कविताएँ लिखी जाती थीं। इंस्पायर्ड पैट्रियाटिक फीलिंग्स अमंग द पीपल। इन सारी चीज़ों की वजह से भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को लेकर के उनको इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा मिली। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अंग्रेज़ों की भेदभाव करने की पॉलिसी। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लिटन इन 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने 1878 में पास किया। द लॉ कर्ब्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन प्रेस। इस कानून की वजह से भारत का जो इंडियन प्रेस था उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी स्वतंत्रता को कर्ब कर दिया गया यानी उस पर रोक लगा दी गई। विच वॉज स्टिल इन इट्स नेसेंट स्टेजेज।
जो कि अपनी बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, एंड प्रिवेंटेड द एडिटर्स फ्रॉम पब्लिशिंग न्यूज़ एंड आर्टिकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस कानून की वजह से जो संपादक थे पत्रिकाओं के और समाचार पत्रों के, उनको समाचार निकालने के लिए और आर्टिकल्स निकालने के लिए जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होते थे, उनको अंग्रेजी सरकार ने उन पर रोक लगा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर कर्ब कर दिया, यानी प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लॉ। सभी समाज के सभी लोगों ने इस कानून के खिलाफ इसका विरोध किया। विच वॉज रिपील्ड इन 1881 बाई लॉर्ड रिपन, जिसको दोबारा 1881 में लॉर्ड रिपन ने जांच करने के लिए भेजा, रिपील किया, उसको दोहराया। अब क्या कह रहे हैं कि अनदर एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड लिटन, एक और अधिनियम या कानून लॉर्ड लिटन ने पास किया, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 प्रिवेंटेड द इंडियंस फ्रॉम कीपिंग आर्म्स। इस एक्ट के तहत, इस कानून के अंतर्गत 1878 में भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। दिस वॉज ऑल्सो ए कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियंस। इसकी वजह से भी भारतीय लोगों में बहुत दूर दूर तक असंतुष्टि फैल गई। डिसकंटेंटमेंट मतलब डिससेटिस्फाइड, ठीक है, लोगों के अंदर असंतुष्टि फैल गई। द इल्बर्ट बिल पास्ड बाय लॉर्ड रिपन गिव द इंडियन जजेस द राइट टू प्रोसिक्यूट यूरोपियंस एज वेल। लॉर्ड रिपन ने उसके बाद इल्बर्ट बिल को पास किया, जिसमें भारतीय जो न्यायाधीश थे, जो जजेस थे, उनको द राइट टू प्रोसिक्यूट यूरोपियंस एज वेल, उनको यह अधिकार दिया गया कि वो केवल यूरोपियंस को ही प्रोसिक्यूट बनाएंगे, यानी सरकारी वकील केवल यूरोपियंस को ही बनाया जाएगा, ऐसा अधिकार भारतीय जजों को दिया गया है। दिस क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द ब्रिटिश रेजिडेंट्स इन इंडिया। इसकी वजह से भारतीय अंग्रेज़ लोगों के जो रेजिडेंट्स थे, यानी उनके जो घर थे, उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी फैल गई। दे ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द बिल। अंग्रेज़ों ने इस बिल के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। द बिल हैड टू बी अमेंडेड। बिल को अब सुधारने की बारी आई थी। द एंटायर कंट्रोवर्सी क्लियरली रिवील्ड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिश। ये पूरी की पूरी जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, कंट्रोवर्सी यानी आपकी जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, या कह लो जो ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो साफ साफ ये बता रही थी कि अंग्रेज़ लोग किस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। रेशियल यानी रंग के आधार पर, यानी काले और गोरे के हिसाब से किस तरीके से भेद कर रहे हैं, वो इनकी इस पॉलिसी से पता चल गया, इल्बर्ट बिल की वजह से। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बनी। यही जो कांग्रेस आपकी अभी तक चली आ रही है, ये कैसे बनी। कह रहे हैं द कल्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियंस लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885। कल्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना जो थी, उसके बारे में लगातार लोगों को सचेत रहने की जो द कल्मिनेशन ऑफ द ग्रोइंग कॉन्शियसनेस ऑफ नेशनलिज्म, बढ़ता हुआ जो नेशनलिज्म था, इसकी वजह से भारतीयों के अंदर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की सचेतता को लेकर के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया गया इंडिया में। द अर्ली लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वर हेल्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के जो पुराने नेता थे, उनको ए.ओ. ह्यूम ने मदद किया। रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, ये एक सेवानिवृत्त थे, यानी नौकरी से छुट्टी पाया हुआ भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी था। इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में भारतीयों की मदद करी। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड ऑन 28 दिसंबर 1885। पहली जो मीटिंग थी, सेशन मतलब मीटिंग, पहली जो मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। वोमेश चंद्र बनर्जी वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। वोमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टेबलाइज्ड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इनके जो लक्ष्य थे वो नीचे दिए गए हैं, जो कि इनको इस्टेब्लिश करने थे। क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द डिफरेंट एंड डिसऑर्डेंट एलिमेंट ऑफ इंडिया।
एक यूनिफाइड यानी एक तरीके का प्लेटफॉर्म, या कह लो यूनिफाइड मतलब एक ही तरीके का जो प्लेटफॉर्म है वो सभी तरीके के एलिमेंट जो कि भारत में डिस्कॉर्डेंट हैं, यानी जिनमें जो अच्छे नहीं रह गए हैं या बहुत ही अलग तरीके के सब नियम कानून हैं, इन सारे एलिमेंट्स को भारत में यूनिफाइड करना था, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करना था एक जैसा। ग्रेजुअल रीजनरेशन ऑफ द नेसेंट इंडियन नेशन ऑफ इंडिया इन मेंटल, मॉरल, सोशल एंड पॉलिटिकल टर्म्स। धीरे धीरे रीजनरेट करना था, यानी दोबारा जन्म करवाना था या दोबारा लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग लानी थी कि वो मानसिक तौर, भारतीय लोग जो हैं वो मानसिक तौर पर, नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक मामलों में अच्छे हो जाएं। ठीक है, ग्रेजुअल रीजनरेशन ऑफ द नेसेंट इंडियन नेशन ऑफ इंडिया इन मेंटल, यानी मानसिक तौर पर और नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक मामलों में भारत देश जो था या लोगों के अंदर जो नेसेंट मतलब जो फीलिंग्स थी उनको दोबारा रीजनरेट करना था, यानी उनको खुद ही वो मानसिक तौर पर, नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएं कि किसी और का सहारा ना उन्हें लेना पड़े। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग लोगों के अंदर जगानी थी। ये नेशनल कांग्रेस का था एक। और थर्ड है आपका मॉडिफिकेशन इन द कंडीशंस ऑफ द इंडियंस थ्रू अ स्ट्रांग यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। भारत के जो कंडीशंस हैं उसको मॉडिफाई करना था। वो कैसे होता? जब इंग्लैंड और इंडिया के बीच में बहुत ही मजबूत यूनियन बन जाए, संघ बन जाए, ग्रुप बन जाए इन दोनों देशों का, तभी जो है भारत की कंडीशंस को मॉडिफाई किया जा सकता था। ये चाहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस कैन बी स्टडीड अंडर 3 फेसेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में चल रहा था, उसको 3 फेसेस में यानी 3 हिस्सों में जाना जा सकता है। मॉडरेट फेज, रेडिकल फेज, गांधीयन एरा। अब देखिए मॉडरेट्स क्या थे। इन द अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट द मेजर टास्क ऑफ द लीडर्स वाज टू वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द economic and political conditions